ए वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम यूनिट नंबर 2 क्लास +2 सब्जेक्ट केमिस्ट्री सॉल्यूशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। नाम है जिसका मोल फ्रैक्शन। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सॉल्यूशन की डेफिनेशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कितनी तरह के होते हैं सॉल्यूशन, और किसी भी दिए गए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना सिखाया था। आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे टर्म्स हैं जो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं, जिसमें हमने मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज हम उसी सीरीज़ में एक और इम्पॉर्टेंट टर्म करने वाले हैं जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता क्या है? तो मोल फ्रैक्शन पढ़ने से पहले मैं एक वर्ड डिफाइन कर दूंगा आप लोगों को, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा। फ्रैक्शन का मतलब होता है टोटल में से किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का हिस्सा क्या है, उसका फ्रैक्शन कहलाता है। तो ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलती है मोल फ्रैक्शन की? मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट। किसी भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स कितने हैं, उनके नंबर्स कितने हैं, उसे आप डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन इट। एक दिए गए सॉल्यूशन के अंदर अगर आपको 1, 2, 3 एक से ज़्यादा कंपोनेंट हैं और किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स लेंगे और उसे डिवाइडेड करेंगे टोटल कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स से। इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं x से। लेट अस सपोज मैं आपको एक सॉल्यूशन दे देता हूँ जिसके अंदर 2 कंपोनेंट है। एज्यूम करते हैं एक कंपोनेंट 1 है और दूसरा कंपोनेंट 2 है। अगर आपको ये बोला जाए कि आप फर्स्ट नंबर के जो कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करें, तो आपके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? x इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। n1 प्लस n2 शो कर रही है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स। उस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं टोटल, उनका सम टोटल क्या है। आइए हम इसे न्यूमेरिक से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिक की जो इक्वेशन है वो क्या है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करें 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड दिया गया है, डिज़ोल्व किया गया है उसे 75 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर। 75 ग्राम बेंजीन एक कंपोनेंट हो गया और 2.5 ग्राम इथेनोइक दूसरा कंपोनेंट हो गया। आप लोगों से जो मोल फ्रैक्शन पूछी जा रही है वो पहले कंपोनेंट की पूछी जा रही है। तो एज पर द फॉर्मूला सॉल्यूशन इसका क्या निकलेगा? x, जो कि नंबर ऑफ मोल्स है। आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। आइए इसे सिंप्लीफाई कर ले। जैसा कि आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है कि हम दिए गए कंपोनेंट का वेट को डिवाइड करते हैं उसके मॉलिक्यूलर मास से। तो ठीक है, हमें इथेनोइक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। क्योंकि मेरे पास वेट इक्वेशन के अंदर दिया हुआ है तो मैं पुट करूँगा से 2.5 और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूँगा तो मुझे मिलेगा 60। इसी तरह मैं बेंजीन का भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। बेंजीन का वेट जो कि इक्वेशन में 75 दिया गया है, मैं पुट कर लूँगा और डिवाइडेड करूँगा उसको मॉलिक्यूलर मास से जो कि 78 है। अब इन सभी इक्वेशन को मैं पुट करता हूँ अपने दिए गए सॉल्यूशन के अंदर। मुझे फाइंड आउट करना है नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड, यानी कि XCH3COOH इक्वल टू
यहाँ पर फाइंड आउट किया मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, 2.5 डिवाइडेड बाय 60, 70 डिवाइडेड बाय 78। ये इथेनोइक एसिड के लिए है, ये बेंजीन के लिए है। लेट अस लास्ट में जो रिजल्ट निकला वो है 0.416। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसे कैलकुलेट करके आंसर ज़रूर बताएं। अगला जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, नाम है उसका राउट्स लॉ। राउट्स लॉ समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना बेहद ज़रूरी है। वो टर्म है क्या? उस टर्म का नाम है वेपर प्रेशर। सिंपल वर्ड में बात करें कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है? वेपर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो कि एक्सर्ट किया जाता है, लगाया जाता है किसी भी सॉल्यूशन के वेपर्स के थ्रू। लेट अस सपोज मैं आप लोगों को एक कंटेनर दे देता हूं और उसके अंदर एक सॉल्यूशन फिल कर देते हैं। हम इस सॉल्यूशन को हीट सप्लाई करते हैं। इस हीट सप्लाई करने से जो वेपर्स प्रोड्यूस होंगे, ये जो वेपर्स हैं, ये वेपर्स अपने एटमॉस्फेयर पर एक प्रेशर डेवलप करेंगे। इसे ही एटमॉस्फेरिक, जो वेपर एटमॉस्फेयर पे अपने प्रेशर एक्सर्ट करे उसे वेपर प्रेशर बोलते हैं। लेट अस सपोज बताता हूँ मैं आपको वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, वो प्रेशर जो लगाया जाए वेपर्स के थ्रू, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम, बैलेंस मेंटेन करने के लिए विद लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई लिक्विड जब अपने वेपर्स बनाएगा, उन वेपर्स के बनने से जो प्रेशर लगेगा उस प्रेशर को उस लिक्विड का वेपर प्रेशर बोला जाता है। इट इज शोन बाय PA, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय PA। यहाँ P फॉर प्रेशर है और A उस कंपोनेंट का नाम है। ठीक है, अब हमने बेसिक टर्म पढ़ ली वेपर प्रेशर। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ है क्या? राउट्स लॉ शो क्या करता है? राउट्स लॉ की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। राउट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट A, एक सॉल्यूशन है आपके पास, उसके अंदर आपने एक कंपोनेंट डाला हुआ है A। यहाँ देखते रहिए, डायग्राम से कंपेयर करते रहिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट A is equal to the mole fraction of that component, mole fraction of that component, mole fraction XA, vapor pressure A. Vapor pressure of a component is equal to the mole fraction of that component, mole fraction of that component multiply by the vapor pressure of that component in pure state. Vapor multiply by the vapor pressure of that component in pure state. Let us suppose मैं आप लोगों को दो कंटेनर दे देता हूँ। एक कंटेनर के अंदर A और B नाम का दो कंपोनेंट डालता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है? A का आप कहेंगे PA और B का PB। वहीं अगर मैं इस कंपोनेंट, एक दूसरे कंटेनर के अंदर सिर्फ A नाम के लिक्विड को डालता हूँ, इसका वेपर प्रेशर फाइंड आउट करने को बोलता हूँ, तो आप कहेंगे PA, वेपर प्रेशर PA। राउट्स लॉ ये बोलता है कि किसी भी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वो इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट। आप देख रहे हैं इन दोनों कंटेनर के अंदर में, ये कंटेनर नंबर फर्स्ट है, ये कंटेनर नंबर सेकंड है। कंटेनर नंबर सेकंड में सिर्फ और सिर्फ जो वेपर्स बनेंगे वो एक कंपोनेंट की वजह से बनेंगे, मगर यहाँ पर मिक्स्ड कंपोनेंट की वजह से बनेंगे। तो इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं प्योर सॉल्यूशन।
मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं पी ए इज इक्वल टू एक्स ए मल्टीप्लाई बाय पी नोट ए। हियर नोट रिप्रेजेंट द प्योर स्टेट ऑफ दैट कंपोनेंट। एक्स ए आप लोगों को भी बताया मोल फ्रैक्शन होगा, मल्टीप्लाई बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट। राउट्स लॉ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप देखिए एक्सिस डेवलप किया आपने, एक तरफ आप देख रहे हैं एक्स ए की वैल्यू 1 है, यहाँ मोल फ्रैक्शन और यहाँ वेपर प्रेशर कोरस्पॉन्डिंगली हमने ड्रा किया है। ये डबल एक्सिस में है, इसमें हम एक ही ग्राफ के अंदर कंपोनेंट ए को भी पढ़ेंगे और कंपोनेंट बी को भी पढ़ेंगे। ये दो अलग अलग ग्राफ का कॉम्बिनेशन फॉर्म है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इधर से मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहे हैं और इधर जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, ओरिजिन पॉइंट पे यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू यानी कि मोल फ्रैक्शन ए कंपोनेंट की वैल्यू 1 है। जैसे ही मैं इधर से इधर की तरफ चलता हूँ, लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा हूँ, तो वैल्यू ऑफ ए विल डिक्रीजेस। सिमिलरली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट द वैल्यू ऑफ बी इज डिक्रीजेस व्हेन आई विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक और वैल्यू है जो कोरस्पॉन्डिंगली इंक्रीज हो रही है, जो कि वेपर प्रेशर है। अब अगर मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन करस्पॉन्डिंग एक्स ए कंपोनेंट, तो वो ग्राफ मुझे कैसा मिलेगा, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी मल्टीप्लाई बाई पी नोट बी। और सिमिलरली एक्स ए के कंपोनेंट के लिए ये ग्राफ मिलेगा। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, टोटल वेपर प्रेशर पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये है ग्राफिकल। राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम फीचर्स को माने तो हमें दो सॉल्यूशन मिलते हैं, एक का नाम है आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो राउट्स लॉ को ओबे करते हैं। राउट्स लॉ को ओबे करने वाले सॉल्यूशंस को आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है। राउट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन वो है विच ओबे राउट्स लॉ, जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो है, अभी मैंने आपको बताया कि दो कंटेनर हैं, यहाँ मैं 3 कंटेनर ड्रा कर रहा हूँ। एक के अंदर मैंने ए और बी नाम के 2 कंपोनेंट को मिक्स किया, एक में सिर्फ ए कंपोनेंट है, एक में बी है। यहाँ पर इंटरेक्शन होगी ए की बी के साथ और बी की ए के साथ। सिमिलरली यहाँ ए के साथ और बी के साथ। राउट लॉ के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन का हमने डिवाइडेशन किया है कि एक आइडियल सॉल्यूशन होता है, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो हैं जो राउट्स लॉ को ओबे करते हैं। तो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आइडियल सॉल्यूशन है उनके अंदर द इंटरेक्शन या अट्रैक्शन बिटवीन ए इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी ए, ये इस तरह होगी। सभी कंपोनेंट के बीच का जो अट्रैक्शन लेवल होगा वो सिमिलर होगा। सिमिलरली आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन वो हैं जिनके अंदर V डेल्टा V मिक्सिंग की वैल्यू 0 होती है, यानी कि दो कंपोनेंट को अगर आपस में मिला दिया जाए तो उनके मिक्सिंग करने से भी उनके वॉल्यूम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सिमिलरली आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा H यानी कि हीट चेंज की वैल्यू ऑन मिक्सिंग विल रिमेन 0। ये आइडियल सॉल्यूशन के मैंने आपको करैक्टरिस्टिक्स बताए। सिमिलरली नॉन आइडियल सॉल्यूशन बिल्कुल इसके अपोजिट। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि राउट लॉ को ओबे बिल्कुल नहीं करते। दीज आर द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे द राउट लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो हैं
जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते। इस तरह के सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट के बीच की अट्रैक्शन का लेवल सिमिलर नहीं होता। थर्ड, इनके अंदर डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली चेंज इन हीट ऑन मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, आज हमने मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर, राउट्स लॉ, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल और उसके बाद आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन को डिस्कस किया। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा, और किसी भी तरह की कोई डाउट हो या किसी भी तरह की क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।